चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन प्रेजेंट अवर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर वेर इन वी कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। मतलब सेम आंसर लिख के, जहां पर तुम लोग ने इसे स्कूल में देखा होगा कि सर मैंने भी सेम आंसर लिखा, मेरे बाजू में जो मेरा फ्रेंड है उसने भी सेम आंसर लिखा, लेकिन उसको टीचर ने फुल 5 on 5 दे दिया। एंड मैं जब टीचर से मार्क्स मांगने गया तो टीचर ने मेरे को भगा दिया, बोला अभी तू बार बार मेरे पास आएगा तो तेरा मार्क्स में और डिडक्ट कर देगा, एंड मुझे 4.5 दिया। तो वो हाफ मार्क का फर्क आता कैसा है? ठीक है, उसके पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर दिखता कैसे है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो आपको पेपर दिखाई दे रहा है, ऐसे होता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का पेपर। अब ये बोर्ड एग्जाम का पेपर का देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स जो तुमको फिल करना रहता है। अभी क्या क्या कंपोनेंट है वो जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स है आपके सामने, यहाँ पर ये वाला स्क्रीन, एक मिनट, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने एक एरो मार्क किया, यहाँ पर आता है तुम लोग का सेंटर कोड। मतलब जो भी सेंटर तुम लोग को लगेगा, तुम लोग के स्कूल के हिसाब से तुम लोग को कोई भी सेंटर लगेगा स्कूल के आजू बाजू में, तो उसका एक सेंटर कोड रहता है, ये तुम लोग को इसके अंदर लिखना होता है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा हॉल टिकट नंबर। जो भी तुम लोग को हॉल टिकट मिलेगा वो हॉल टिकट का नंबर यहाँ पर तुमको लिखना होता है इन फिगर्स, एंड वही हॉल टिकट का नंबर इधर आपको लिखना होता है इन वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड्स में लिखने के बाद, एक सेकंड, यहाँ पर वर्ड्स में लिखने के बाद आपको नीचे करना होता है सिग्नेचर। नीचे एक सेकंड, यहाँ पर आएगा तुम्हारा हॉल टिकट नंबर इन फिगर, यहाँ पर इन वर्ड्स, यहाँ पर आएगा कैंडिडेट का सिग्नेचर, ये बॉक्स के अंदर ही साइन करना है। फिर यहाँ पर आएगा सुपरवाइजर का सिग्नेचर। एक बार तुम लोग ने ये पूरा फिल कर दिया, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन पेपर सेट कोड। अगर तुम लोग का सेट में एग्जाम आता है तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, वो तुमको यहाँ लिखना होता है इसके अंदर। फिर यहाँ पर आएगा ये जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर आएगा तुम लोग का सब्जेक्ट एंड कौन सा लैंग्वेज है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पर लैंग्वेज, एंड कितना आंसर शीट तुम लोग ने लिया है। ये एक आंसर शीट प्लस अगर 3 सप्लीमेंट लिया होगा तो 3, एंड यहाँ पर आ जाएगा टोटल में नंबर 4। ये भरने के बाद, ये जो अभी देखो मैं इसको डार्क इसमें मार्क कर रहा हूँ, ये जो है यहाँ पर तुम लोग को एक स्टिकर देंगे। ये तुमको वो लोग जो भी सेंटर में आप लोग जाओगे वो सेंटर में वो लोग एक स्टिकर प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में भी बोर्ड एग्जाम का पेपर सेम होता है, तो मैक्सिमम स्कूल एंड कॉलेज में ये टीचर लोग खुद लगाते हैं। जब सुपरवाइजर तुम लोग का पेपर साइन करने को आएंगे ना, उस टाइम पे ये स्टिकर वो लोग खुद अपने हाथों से लगाते हैं। ये स्टिकर लगाने के बाद एक और लास्ट में एक ब्लैक कलर का स्टिकर आएगा आपके सामने, जिसको बोला जाता है बार होलोग्राफ स्टिकर। देखो वो यहाँ पर रखा है, ये ब्लैक कलर जो मार्किंग क्या, ये है बार कोड। एंड यहाँ पर ये जो सेक्शन है जहां पर तुम्हारा नंबर रहेगा, इसके ऊपर ये जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्टिकर आएगा जिसको बोलते हैं होलोग्राफ स्टिकर। तो ये ऐसे रहेगा जिसमें तुम्हारा जो ये इंफॉर्मेशन है ये कोई देख नहीं सकता, क्योंकि देख लेगा तो क्या होगा, अभी सपोज मेरे स्टूडेंट्स है कोई, तो मुझे मालूम है उनका हॉल टिकट नंबर ये है, एंड ये ओपन में रहेगा तो मैं देख सकता हूँ ना डायरेक्टली, अरे ये हॉल टिकट मतलब ये तो मेरा ही स्टूडेंट का नंबर है, तो मैं उसको सब में फुल मार्क्स दे दूंगा। तो ये सब चीजों से बचने के लिए यहाँ पर वो लोग एक स्टिकर लगा देते हैं। एंड यहाँ पर तुमको मिलेगा मार्क्स। मतलब अगर तुमने पेपर बहुत अच्छा लिखा है तो देखो यार, यहाँ पर 3 तरीके का चेकिंग होता है। पहले एक नॉर्मल एग्जामिनर चेक करेगा, फिर अगर आपका पेपर में आपको फुल मिला तो मॉडरेटर चेक करेगा, एंड उसमें भी तुमको फुल्ली मिल रहा है, मॉडरेटर भी कोई गलती नहीं निकाल पा रहा है, तो चीफ मॉडरेटर चेक करेगा। तो ऐसा 3 इसमें जाएगा। सर मेरा तो पास होने के वादे है, मेरे को जस्ट पासिंग मार्क मिला, तो तुम्हारे एक ये एग्जामिनर ही चेक करेगा। अभी एग्जामिनर से मॉडरेटर, मॉडरेटर से चीफ मॉडरेटर, ये लोग मार्क्स कम कैसे करते हैं? सर एग्जामिनर ने मेरे को फुल मार्क दिया, लेकिन ये मॉडरेटर ने ना मेरा 1 मार्क काट दिया। अभी वो मॉडरेटर 1 मार्क कैसे काटेगा एंड वो मार्क्स हम कैसे बचा सकते हैं, वो मैं तुमको आज के लेक्चर में बताता हूँ। तो वेरी सिंपल सा लेक्चर है। देखो ये जनरली स्कूल में, कॉलेजेस में, क्लासेस में लास्ट में बताया जाता है, मैं तुमको अभी बता दे रहा हूँ ये, ताकि तुम लोग जो भी प्रीलिम एग्जाम स्कूल में, कॉलेज में, क्लासेस में लिखो तो उसमें तुम इसको अच्छा खासा अप्लाई कर लो। ये सेम टाइप का पेपर आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिलेगा, कोई भी स्टेशनरी शॉप में आपको ये सेम टाइप का पेपर मिलेगा। तो अगर आप लोग आपका बोर्ड एग्जाम यही टाइप के पेपर में लिखोगे तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मेरा अगर एडवाइस या रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग ऐसे वाले पेपर ले लो, एंड इसमें वही पेन का इस्तेमाल करना जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखोगे।
एंड वो इसी पेपर में एग्जैक्ट टाइम लिमिट के साथ इसके अंदर तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप इधर तक सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो तो अभी देखते हैं कि सर मार्क्स कैसे आएंगे और पेपर हमको लिखना कैसे है। देखो पेपर सब लोग सेम ही लिखते हैं, तो यहाँ मेरे स्क्रीन पे सपोज ये है मेरा एक आंसर शीट, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ। ये है मेरा सिंपल सा आंसर शीट जो मेरे को बोर्ड वालों ने दिया है, एंड ये आंसर शीट में एक मार्जिन बनाया हुआ रहता है, ठीक है, मार्जिन बनाया हुआ रहता है, यहाँ पर एक ऐसा बड़ा बॉक्स रहता है। बोर्ड का पेपर ऐसा ही आएगा। अब ये बड़ा बॉक्स में सर हमको लिखना क्या है, एक पेपर के मदद से हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले जब भी आपको ये आंसर शीट मिलेगा, ठीक है, ये तुम्हारा अगर फर्स्ट पेज ऑफ आंसर शीट है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप लोग का यहाँ पर देखो, अभी मैं जो व्हाइट में कर रहा हूँ ना वो मेरा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है जो मैं कर रहा हूँ, या एक्स्ट्रा लाइन वाइन जो भी मारने का काम है वो मैं कर रहा हूँ। तो अगर सपोज ये मेरा पेपर है, मुझे ऐसे दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा मन में, यहाँ पर एक पतला सा लाइन ऐसे मारूंगा, एंड एंड में यहाँ पर एक पतला सा लाइन मारूंगा, एंड एंड में यहाँ पर एक पतला सा लाइन मारूंगा। क्यों मालूम है? क्योंकि बहुत सारा पेपर का जो ऐसे लाइनिंग रहता ना, वो यहाँ पर लास्ट में फेड हो गया रहता है, फेड हो गया रहता है, तो इधर एक लाइन मार देने का, इसके बीच में आप लोग आपका आंसर लिखोगे। अभी सपोज मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अभी जरा छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान से सुनो, तो तुमको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और मैं ये क्यों बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो अगर हम बात करते हैं ये पेपर का, चलो अगर मैं बात करता हूँ ये ज्योग्राफी पेपर, क्या तुम्हारे स्क्रीन के सामने तुमको ज्योग्राफी पेपर दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, तो देखो अभी ये जो ज्योग्राफी पेपर तुम्हारे सामने है, बहुत ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरे को, यहाँ पर दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंस। दिखा, सबको दिखाई दिया, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंस। तो अभी अगर मैं ये एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा हूँ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं आंसर शीट में जाऊंगा, यहाँ पर इस ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट है मेरा, इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो सुन लो, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा क्वेश्चन नंबर 1, और अभी ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंस, ये मेरे को वापस से यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ये सब नहीं लिखने का, डायरेक्टली यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये जो बॉक्स रहेगा उसके अंदर मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1, एंड ये मेरा पहला जो ऑब्जेक्टिव है ये मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई, या तो तुम यहाँ पर आई लिखो, आई मतलब छोटा आई नंबर 1, या तो यहाँ पर नंबर 1 लिखो। यहाँ लिखने के बाद आप लोग ये लिखोगे इज लोकेटेड, फुल सेंटेंस जो भी तुम्हारा रहेगा, ऑन ठीक है, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिख लिया। ये ऑप्शन है, या तो आप लोग यहाँ पर लिखो नंबर 1, या तो आप लिखो यहाँ पर नंबर 1, एंड जो भी तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा उसको तुम लोग अंडरलाइन करेगा। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स अंडरलाइन करने के लिए वो लोग यूज करते हैं पेंसिल, कोई कोई लोग अंडरलाइन करते हैं पेन के साथ। तो आप पेंसिल यूज करो या पेन यूज करो, लेकिन आपको अंडरलाइन करना है, एंड आपको फिल इन द ब्लैंक्स का फुल सेंटेंस लिखकर उसका आंसर लिखना है। से फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं आंसर बोलता हूँ, डैश इज लोकेटेड, बोलो क्या आंसर आएगा इसका? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। जब वो ये इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था, मैंने लिख दिया यहाँ पर लक्षद्वीप। फिर मैंने क्या किया, आजू बाजू वाले को मैंने पूछा तो उसने बोला इंदिरा पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कट करूंगा, ऊपर लिख दूंगा मैं इंदिरा पॉइंट। तो अगर मैंने ऐसा लिख लिया आंसर, तो बोर्ड एग्जाम में जो मेरा पेपर चेकर रहेगा वो मेरे को इस जो सोल्यूशन है उसका देगा 0 मार्क्स। क्यों 0 मार्क्स? क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में रूल ये है कि अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर को कट किया तो आपको वो पूरा सेंटेंस वापस लिखना पड़ता है, ये फुल सेंटेंस आपको वापस लिखना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको उसके अंदर उसका आंसर लिखना पड़ेगा। एंड फिल इन द ब्लैंक्स का जो भी सोल्यूशन रहेगा उसको तुमको अंडरलाइन करना है, या तो अंडरलाइन करो या तो बॉक्स में लिखो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, अभी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है सबको, क्वेश्चन नंबर 1।
बहुत लोग क्या करते हैं, ये बॉक्स के अंदर है ना, इसको फर्स्ट कर देते हैं। दिख रहा है तुमको मैंने क्या किया? देखो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन फर्स्ट में फर्क होता है। तो अगर तुमने ये क्वेश्चन फर्स्ट लिख दिया इसके अंदर, तो कोई कोई एग्जामिनर हो सकता है कि आपको ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स का 0 ही मार्क्स दे दे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ही नहीं। हम लोग ने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, तो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ढूंढा कहाँ से? तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिखा, मैंने इंदिरा पॉइंट आंसर लिखा, लेकिन मैंने अंडरलाइन किया ही नहीं। हो सकता है कि कोई कोई पेपर चेकर तुमको इसको काट के डायरेक्ट 0 मार्क्स दे दे। एक एक रहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं जो तुम्हारा डायरेक्ट मार्क्स काट देंगे। कोई कोई टीचर अच्छे रहेंगे जो खुद अंडरलाइन ऐसे कर देंगे और आपको मार्क्स दे देंगे। अभी वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर ऐसे कौन से टीचर के हाथ में जाता है। लेकिन देखो हम लोग को हमारे तरफ से कोई गलती करना ही नहीं है। तो याद रखो ये जो क्वेश्चन नंबर है इसको ध्यान से पढ़ने का। जैसे यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 1, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगा। यहाँ पर देखो मेरे को छोटा रोमन में आई दिया हुआ है, छोटा रोमन में 1 है, तो मैं 1 लिखूंगा। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 1, ना मैं ए लिखूंगा, क्योंकि मुझे ए दिया ही नहीं है। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, दिख रहा है आपको मैंने कैसे लिखा? मैंने इसका ये ऑप्शन वापस से नीचे कॉपी नहीं किया, तो आप लोग को ऑप्शन वापस कॉपी करने का जरूरत नहीं है। एंड एवरी मेन क्वेश्चन शुड बी रिटन ऑन अ न्यू पेज। एवरी मेन क्वेश्चन मतलब सर, अभी फर्स्ट पेज में अगर मैंने ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स लिखा, तो बहुत लोग को ऐसे लगेगा कि सर मेरा पेपर तो एकदम छोटा सा है, इतना बड़ा पेपर है मेरा सर, इधर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख के मेरा 4 फिल इन द ब्लैंक्स तो इधर ही कंप्लीट हो रहा है, नीचे मेरे पास काफी जगह बाकी है, तो मैं क्या करूं सर? तो भी आप लोग क्या करोगे, एवरी न्यू क्वेश्चन शुड बी रिटन ऑन अ न्यू पेज। आप लोग पेज टर्न करोगे, फिर आप नया पेज लोगे, उस नए पेज में ऊपर फिर से एक बॉक्स रहेगा, वहां पर आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, एंड वो क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखोगे आपका मैच द करेक्ट पेज। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है क्या? हेलो, अरे प्लीज रिस्पॉन्ड। यस समझ सर। में आ रहा है? हाँ। यस तो सर। ये बातों का ध्यान रखने का। अभी देखो मैच द पेयर है मेरे सामने, यहाँ पर मैच द पेयर है, तो मैं इसको एकदम प्यार से और अच्छे से लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा कॉलम ए, यहाँ पर लिखूंगा कॉलम बी, फिर कॉलम ए का जो भी क्वेश्चन है वो मैं एक एक लाइन छोड़ के ऐसे सामने सामने लिखूंगा, एंड फिर उनका आंसर जिसके सामने लिखूंगा। एक बार मेरा ये पूरा हो गया ना, तो मैं इसको एक टेबल फॉर्म में बंद कर दूंगा, एक अच्छा टेबल बना दूंगा, एंड मैं इसको पैक कर दूंगा। इसमें क्या दिखता है, इसमें मेरा जो आंसर्स है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है। जबकि ऐसा सीधा सीधा लिख के तुम छोड़ देगा ना, उससे अगर तुमने उसको बॉक्स में डाला तो तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा दिखेगा, यही टेबल फॉर्म में। याद रखना इसमें भी अगर आपने गलती किया, अगर 1 के सामने रॉन्ग किया, तो आपको फुल कट करके नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग। अभी सर हम लोग लिखते हैं, देखो आंसर इन 1 सेंटेंस। देखो न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ न्यू क्वेश्चन, तो न्यू क्वेश्चन शुड बी रिटन ऑन अ न्यू पेज। याद रखो क्वेश्चन नया रहेगा तो वो नया पेज में ही चालू करने का। आप बोलोगे सर पेज बाकी है, अरे तुम लोग एग्जाम का फीस भरा है ना, तो यूज करो ना पेपर। उसमें होता क्या है सर, मतलब ऐसे कंजूसी करने से होता क्या, चलो मैं तुमको वो भी बता देता हूँ। सपोज ये मेरा फुल पेपर है, मैं लिख रहा हूँ मेरा बड़े बड़े आंसर्स, मैंने लिखा 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 लिखा, मैं यहाँ तक लिखा। फिर मैंने एक आंसर है ना यहाँ पर चालू किया जो कि छोटा ही था, यहाँ पर ही खत्म हुआ। हो सकता है, हो सकता है बाई चांस गलती से चेक करते करते बोर्ड एग्जामिनर ने ये आंसर चेक कर दिया, तुमको इसका दिया 3 on 3, एंड ये आंसर वो चेक करने ही भूल गए। पॉसिबिलिटी है, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो ये अगर छोटा सा सपोज लास्ट का 2 लाइन में तुमने आंसर लिखा है, एंड ये अगर आंसर तुम्हारा चेक हुआ ही नहीं, तो तुम्हारा मार्क्स चला गया। तो इसीलिए ये सब चीज को अवॉइड करने के लिए एवरी आंसर मतलब एवरी मेन क्वेश्चन आपको लिखना है ऑन अ न्यू पेज। सुना क्या मेरा बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल यूटिलाइजेशन करो जो भी तुम्हारे पास पेज है। अच्छा 32 पेजेस का एक शीट आता है, बहुत भरपूर पेजेस रहता है उसमें, उसके अंदर तुम्हारा फुल पेपर आराम से कवर हो जाएगा। उसमें बिल्कुल भी ऐसा डिफिकल्टी तुमको आना ही नहीं चाहिए कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है। दूसरा, सर अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए? चलो देखो, अगर मैं आंसर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, अभी ये मेरा पेपर है और मैं आंसर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ये मेरा मार्जिन उन लोग ने दे के रखा है, ये एडिशनल मार्जिन मैंने बनाया हुआ है, ये साइड भी एंड ये साइड भी, पतला मार्जिन है एकदम मोटा सा नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन 3, एंड मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर 1, फिर उसका पॉइंट नंबर 1 मैं लिखूंगा यहाँ पर, पॉइंट 1 ये मैंने लिख लिया आंसर, पॉइंट 1, फिर मैंने लिखा पॉइंट 2, फिर मैंने लिखा पॉइंट 3,
ठीक है। एवरी आंसर, जितना हो सके एवरी आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, यू शुड राइट पॉइंट वाइज। जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आंसर कैसे लिखने का, पॉइंट वाइज लिखने का, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये जो एडिशनल लाइन मैंने मारा है पेपर में कभी कभी ये रहता है, ठीक है, ये लाइन ऑलरेडी रहता है, रहेगा तो आपको लाइन मारने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो ये लाइन मार दो, इसके अंदर आप लोग लिखोगे आपका आंसर का पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो ये पॉइंट वाइज में लिखूंगा। अभी सपोज ये जो मैं आंसर लिख रहा हूँ इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ऐसे चीज है जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिखा हुआ, तो वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं क्या करूंगा, उसको पेंसिल से है ना अंडरलाइन करूंगा। कुछ डेट्स रहेंगे, कुछ वॉर का मेंशन रहेगा, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे सबको अंडरलाइन नहीं करने का। बहुत बहुत स्टूडेंट लोग बहुत खुशी से ना सब पूरा आंसर ही अंडरलाइन करता है, ऐसा कुछ भी गलती करके नहीं आने का। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे आप पढ़ोगे कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगा रहे हाँ ये मेंशन होना जरूरी है। देखो लेक्चर में पढ़ाते समय टीचर लोग बोलेंगे कि ये वर्ड इसमें आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको पेंसिल एंड स्केल के हेल्प से अंडरलाइन करने का। मैच द फॉलोइंग में भी जो आप लाइन मारोगे वो पेंसिल एंड स्केल के हेल्प से मारोगे, ऐसा डायरेक्टली नहीं मारने का। तो ये अंडरलाइन करने का। एंड हमेशा आपका आंसर का है ना, देयर शुड बी अ कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब अगर आप गिव रीजन लिख रहे हो तो गिव रीजन में आपका एंड में आना चाहिए हेंस, हेंस सेंटेंस या देयरफॉर सेंटेंस। तो या तो कंक्लूजन यहाँ एंड में होना चाहिए, या तो आपका स्टार्टिंग में जो आप फर्स्ट लाइन लिखोगे वैसे होना चाहिए। एग्जाम्पल, कुछ भी एक सेंटेंस है, कॉमा बिकॉज, वो जो सेंटेंस बिकॉज या तो स्टार्ट में या तो एंड में। मैं तो बोलेगा आप आंसर ऐसे लिखो एंड लास्ट में लिखो हेंस। अगर तुम लोग का आंसर कोई ऐसा आता है, ठीक है सर हम लोग का जो आंसर है ना उसमें ऐसा साइड पॉइंट वाला आंसर है, सपोज मैं लिख रहा हूँ आंसर 1, उसमें ऐसा साइड पॉइंट है, फिर हम लोग वो साइड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर सेकेंड साइड पॉइंट है, फिर वो साइड पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, थर्ड साइड पॉइंट है एंड हम वो साइड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है एंड ये 3 साइड पॉइंट्स है उसका। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस में आपको पूछा कि कितना टाइप का लेंसेज है तो आप वो लेंसेज के बारे में लिख रहे हो। एग्जाम्पल, मैं साइंस का प्रोफेसर नहीं हूँ तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स उसके बारे में आप लिख रहे हो। तो लास्ट में, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो ये होने के बाद है ना, इसके नीचे, ये आंसर के नीचे यहाँ पर एक डायग्राम बनाने का, एक्सटेंसिल लेके जाने का साथ में, इधर लिखने का टाइप्स ऑफ लेंसेज, फिर यहाँ पर ऐसा एरो, अगर तुम्हारा 4 टाइप है तो यहाँ पर सर्कल 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 एंड इसके अंदर उसका लेंसेज का नाम। आपको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर सपोज यहाँ पर 4 टाइप्स है तो मैंने 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है सर, उसके बाद उसका ही है ना मैं एक ऐसा छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा। मतलब इसके लिए तुमको स्टेंसिल का जरूरत पड़ेगा, सर्कल फ्री हैंड नहीं बनाने का, वो करने का एंड उसको ऐसा 4 हिस्से में बांटने का एंड उसको आंसर का प्रेजेंटेशन देने का। तो सपोज ये आंसर अगर आपका आता है 4 मार्क्स का, तो जहां पर तुमको स्कूल का टीचर 3.5 देंगे ना, वो तुमको एडिशनल हाफ पॉइंट इस डायग्राम का मिल जाएगा। तुम बोले सर ये तो हमको कभी किसी ने बताया नहीं, लेकिन मानो मेरी बात, बहुत सारे टॉपर्स जो लिखते हैं पेपर, जिनको ऐसे एकदम फुल मिलता है ऑन 40 ऑन 40 या बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उनका पेपर हमेशा ऐसे ही रहता है, कुछ तो अलग रहता है जो बाकी लोग नहीं लिखते। एंड ये जो आपका साइड पॉइंट रहेगा, ये साइड पॉइंट को आप पेंसिल एंड स्केल के हेल्प से इसको डबल अंडरलाइन करोगे। तो जब आप पेंसिल एंड स्केल के हेल्प से इसको डबल अंडरलाइन करोगे एंड वो आंसर के बाद आप यहाँ ये डायग्राम बनाओगे, तो आपको एग्जामिनर मार्क्स देना ही देना है, वो कहीं पर भी आपका मार्क्स नहीं काटेगा। जितना हो सके उतना आपका आंसर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन का मतलब है कैंसलेशन नहीं। अगर सपोज मैंने कोई आंसर लिखा है, एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, रोशन इज अ बॉय हु इज इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी मैं 10th स्टैंडर्ड लिखने का टाइम में टी छोटा लिखा और ये डी गलती से ऐसा हो गया मेरे से, ठीक है, गलत हो गया मेरा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड को ऐसा इरेज करते हैं कि वो स्टैंडर्ड का नामो निशान मिटा देते हैं, मतलब ऐसा फुल उसको ऐसा जमीन में दफना देते हैं। ऐसा नहीं करने का। अभी अगर कुछ मेरे से गलती हो गया, सपोज ये रोशन में मैंने कुछ तो इधर रोशम लिख दिया, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक कट एंड यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा रोशन। तो ये ऐसे काटने का नहीं, ऐसे सिंपल काटने का। एंड अगर आपके पास स्केल पेंसिल रहेगा तो पेंसिल एंड स्केल से ऐसा कट करने का एंड ऊपर लिखने का। जितना हो सके उतना कैंसलेशन अवॉइड करने का, क्योंकि अगर आपका पेपर विदाउट कैंसलेशन रहेगा तो आपको फुल 40 ऑन 40, तुम्हारे जो भी साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पेपर है उसमें 40 ऑन 40 कंफर्म है। लेकिन अगर तुमने कैंसलेशन किया
बहुत सारा कैंसलेशन है सर, मैंने आंसर तो सब अच्छा लिखा है लेकिन बहुत कैंसलेशन है। तो आपका जो वो मॉडरेटर चीफ मॉडरेटर में जाएगा ना, उधर लोग आपका 1 मार्क काट देंगे। तो 1 मार्क जाने का ये फुल चांस रहेगा तुम लोग का। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो ये कैंसलेशन ऐसे करने का, आज के बाद अवॉइड करने का कैंसलेशन करने का। देखो कैंसलेशन कब होता है, कैंसलेशन होने का चांसेस तब आता है जब मैं आंसर है ना घाई घाई में लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का। अभी जैसे देखो, अगर मैं क्वेश्चन पेपर का बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे को बोला है आंसर इन 1 सेंटेंस एंड यहाँ नीचे दिया हुआ है एनी 4। तो अभी मेरे पास देर आर 5 ऑप्शंस। तो अभी 5 ऑप्शन में सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके ये वो ऑप्शन है जो मुझे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा मैं, 4 लिखूंगा मैं एंड 5 लिखूंगा मैं। उसके बाद आपको जो आंसर सबसे अच्छे से आता है उसको पहला लिखने का, फिर नेक्स्ट सबसे अच्छा आंसर, फिर तीसरा सबसे अच्छा आंसर एंड चौथा सबसे अच्छा आंसर। और एक तरीका ये है कि आपका जब आंसर लिख के हो जाए, आंसर लिख के होने पर आपको क्या करना चाहिए, जो आंसर आपने अटेम्प्ट किया उस आंसर पे आपको मारना चाहिए एक टिक। मतलब ये मेरा अटेम्प्ट हो गया, सेकंड वाला मैंने अटेम्प्ट कर दिया, फोर्थ वाला मैंने अटेम्प्ट कर दिया, फिफ्थ वाला मैंने इसमें क्या होगा, जब तुम लास्ट में पेपर चेक करोगे उस टाइम पे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि यहाँ पर मेरे को बोला है एनी 4, क्या मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ऐसे ना हो जाए कि यहाँ पर एनी 4 बोला है, मैंने गलती से 3 अटेम्प्ट किया जबकि मेरे को पूरा पांचों का पांचों आता था। और एक बात, बहुत सारे इसमें आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन है ना, सब पांचों का पांचों लिखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको 6 मैप पूछा है, पूरा 6 का 6 लिखो, ऐसा मत करना। ठीक है, पहले तुम 4 अटेम्प्ट करो जो तुमको परफेक्टली आता है। वो परफेक्ट 4 करने के बाद, पूरा पेपर आपका फिनिश होने दो। एक बार पेपर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर मेरे पास वक्त बचता है, पेपर चेक करने के बाद अगर मेरे पास वक्त बचता है तो मैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने जाऊंगा, वरना तब तक मैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करूंगा। वरना एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने के चक्कर में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रीफ आंसर्स का बात करता हूँ, देखो गिव ज्योग्राफिकल रीजन एनी 2 है लेकिन मुझे चारों आता है, तो मैंने सोचा कि साल भर का मेहनत है, मैं चारों लिख के आ जाऊंगा। ये नहीं करने का। जो आंसर आपको सबसे अच्छे से आता है, जो आपको लगता है कि ये आंसर मैं एकदम अच्छा लिख सकता हूँ, उसमें से कोई भी 2 आंसर सिलेक्ट करो एंड उसको लिखो। तो कभी भी ऐसा एक्स्ट्रा लिख के नहीं आने का। क्यों नहीं लिख के आने का? क्योंकि पहला तो तुम्हारे पास टाइम का जो कमी रहेगा वो टाइम तुम्हारा और वेस्ट होगा। फिर ऐसा ना हो जाए कि सर ये ज्योग्राफिकल आंसर लिखते लिखते मैं एक्स्ट्रा लिख रहा था और मेरे को ये लास्ट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में लास्ट बड़ा आंसर आता है ये मेरे को लिखने को मिला ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो जितना क्वेश्चन पूछा है एग्जैक्टली उतना ही लिखने का। और क्वेश्चन लिखने से पहले, एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख रहा हूँ, देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील, तो गिव ज्योग्राफिकल रीजन है। तो ये गिव ज्योग्राफिकल रीजन ये पूरा मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये मेरे को जरूरत नहीं। मैं सिर्फ लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 5 एंड पहला आंसर। तो मैं इधर लिखूंगा आंसर 1। तो देर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो मैंने अंदर का मार्जिन बनाया था उसमें मैं लिखूंगा 0.1 एंड मेरा आंसर स्टार्ट। फिर एंड में मैं इसका कंक्लूजन दूंगा। कंक्लूजन मतलब यही क्वेश्चन कॉपी करने का। हेंस देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील। हमेशा आंसर में कंक्लूजन होना ही चाहिए। यू हैव 2 ऑप्शन, या तो स्टार्टिंग में लिखो देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील बिकॉज एंड फिर पॉइंट स्टार्ट करो, या तो एंड में लिखो हेंस देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील। अभी बहुत लोग के मन में आएगा सर एनी 2 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है सर, हम लोग को आंसर 3 पॉइंट्स ही है। तो जितना आपको आंसर दिया गया है उतना ही आंसर लिखो। ऐसा मत सोचो कि सर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं भर के लिखता हूँ, मैं 3 पेज लिखूंगा। ऐसा नहीं करने का, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी फेंकोगे एग्जाम में कुछ भी तो उसमें तुम्हारा गलती करने का चांसेस बढ़ जाएगा। मतलब अगर सपोज 3 पॉइंट का आंसर है एंड आपने इसको बना दिया एक 9 पॉइंटर आंसर, 3 तो लिखा ही प्लस एक्स्ट्रा 6 भी आपने लिख दिया, मतलब आपको पूरा ये था कि नहीं मैं साल भर ज्योग्राफी पढ़ा है तो जितना मेरे को ज्योग्राफी आता है सब एक आंसर में उतार देता हूँ मैं। तो 6 एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप लिखते हो तो 6 एक्स्ट्रा गलती होने का तुम्हारा चांसेस है। मतलब अगर वो इससे रिलेवेंट नहीं रहेगा तो तुमको लोग मार्क्स नहीं देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुमको ध्यान में रखना है। जो मेरे को आता है वही क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूंगा। सेकेंड, सर अभी मेरे को ये आंसर है यहाँ पर, हाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट लोग फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में अंडरलाइन करते हैं एंड छोड़ देते हैं उसको, ब्लैंक छोड़ते हैं, आंसर लिखते ही नहीं। अरे माय डियर गांव वालों, इसको ब्लैंक क्यों छोड़ने का? नीचे 4 ऑप्शन है ना, अरे 4 में से कोई भी लिखो ना, फेंको ना, एटलीस्ट तुम फेंकेगा और तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा रहेगा तो राइट तो आएगा। बहुत लोग खाली छोड़ के आते हैं ब्लैंक। और मैं एक बार पूछा भी था कि ऐसे ब्लैंक क्यों छोड़ा है,
तो बोलते हैं सर प्रेजेंटेशन पर्पस, मतलब एग्जामिनर को लगना नहीं चाहिए कि मैं फेक रहा हूँ ताकि मेरा गलत हो जाए। अरे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये जो भी आएगा ना तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैक्सिमम टाइम टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही होता है। टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वही आता है। तो उसको एकदम अच्छे से पढ़ो, इसमें कोई भी मिस्टेक करने का चांस ही मत दो। और ये पेपर सब जो है ना, इसमें टाइम लिमिट सेट करके लिखने का। लाइक एग्जाम्पल, अभी ये मेरा 2 घंटे का पेपर है फॉर 40 मार्क्स। तो 2 घंटे का पेपर मतलब सर आई हैव 120 मिनट्स डिवाइडेड बाय 40। तो मतलब एवरी मार्क, फॉर एवरी मार्क मेरे पास कितना मिनट है, आई हैव 3 मिनट्स, बराबर ना। आई हैव 3 मिनट्स फॉर एवरी मार्क। मतलब अभी देखो, अगर मैं ये फिल इन द ब्लैंक्स कवर कर रहा हूँ तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स 4 मार्क का। तो 4 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के लिए आई हैव 12 मिनट्स का टाइम। तो अभी तुम बताओ मेरे को, क्या ये 4 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स लिखने मेरे को 12 मिनट लगेगा क्या? हाँ या ना, 12 मिनट लगेगा क्या? हेलो, 12 मिनट लग सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। तो ये तो सर अगर मेरा सपोज ये मेरा 4 मिनट में कंप्लीट हो गया तो मेरे पास 8 मिनट्स अभी मेरे पास एक्स्ट्रा बचे हैं। तो वो मैं मेरा नेक्स्ट कोई भी बड़ा आंसर में उसको कवर कर सकता हूँ। मैच द फॉलोइंग में, जैसे मैं तुमको स्टार्टिंग में बताया, ये क्वेश्चन लिखा रोड ट्रांसपोर्ट, तो उसके सामने उसी का आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लिख के लाइन नहीं मारने का। एग्जाम्पल है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे ये सब नहीं करने का, रंगोली नहीं निकालने का एग्जाम में। उसके सामने सामने उसका आंसर आना चाहिए। और एक बात, बहुत सारे लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। अभी ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो बहुत लोग ऐसा पहाड़ वहाड़ बनाएंगे। अरे तुमको सीनरी नहीं बनाने का है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, वन सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो ये करने का, इधर क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखने का, 1 है, फर्स्ट है, ए है, बी है, जो भी है, ये क्वेश्चन नंबर को ध्यान से लिखने का एंड उसको सॉल्व करने का। चलो दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल, ये गिव रीजन है। सर गिव रीजन है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला गिव रीजन लिखा, ठीक है। चलो ये है मेरा पेज नंबर 1, पेज 1। तो यहाँ पर मैंने सर क्वेश्चन 5 लिखा एंड यहाँ पर मैंने मेरा रीजन 1 लिख दिया। सर मेरा फुल पेज ऑक्यूपाई हो गया। तो मैं आ गया सेकंड पेज पे। अभी सेकंड पेज पे मैं सिर्फ आंसर 2 नहीं लिखेगा, मैं यहाँ ऊपर है ना जो बॉक्स रहेगा उसमें लिखूंगा क्वेश्चन 5 अगेन। मतलब जहां पर मैं क्वेश्चन 5 जब तक अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, हर वो पेज में मेरे को क्वेश्चन 5 ऊपर दिखना चाहिए। अभी अगर मैं थर्ड गिव रीजन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, वो मेरा थर्ड पेज में आ रहा है, तो ऊपर वापिस एक बॉक्स टाइप रहेगा, इधर अंदर बॉक्स, तो उधर लिखूंगा एंड यहाँ पर लिखूंगा आंसर 3। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एवरी न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज, तो ये जो बॉक्स रहेगा इसके अंदर क्वेश्चन 5 ही आएगा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ तो मैं नया पेज में करूंगा, मैं इसी पेज में नहीं सॉल्व करूंगा। अरे मेरा बात सुन रहे हो क्या आप लोग? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, सपोज ऐसा है क्वेश्चन 1 ए बी, फिर क्वेश्चन 2 ए बी, फिर क्वेश्चन 3 ए एंड बी। जितना हो सके उतना लाइन में सॉल्व करने का। लाइन में मतलब मैं आंसर पेपर में लिखूंगा तो पहले मैं लिखूंगा क्वेश्चन 1 ए, फिर उसका सोल्यूशन, फिर क्वेश्चन 1 बी उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन 2 ए उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन 2 बी उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन 3 ए उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन 3 बी उसका सोल्यूशन। कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन 1 ए पहले सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन 3 बी सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन 2 ए सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन 1 बी, फिर क्वेश्चन नंबर 3 ए। तो देखो ऐसा सब नहीं करने का, एग्जामिनर को है ना घुमाने का नहीं। देखो एग्जामिनर को एक एक दिन में ना बहुत सारे पेपर चेकिंग करने आते हैं, मतलब समझ के चलो मिनिमम 100 पेपर्स तो उनके पास होता ही है। तुम मुझे बताओ, मिनिमम 100 पेपर्स और 40 मार्क्स ईच, मतलब 4000 मार्क्स का उनको पेपर चेकिंग करना होता है। तो उनको अगर तुम ऐसे घुमाओगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग गुस्से में ना तुम्हारा पेपर कट वट कर देंगे, या फिर तुम्हारा आंसर, जैसे कि तुम लोग ने देखो ना, यहाँ पर देखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर रहता है, उसके सामने उसका मार्क्स लिखा हुआ रहता है। तो उन लोग को क्या करना पड़ता है, बार बार आगे पीछे सफल करना पड़ता है। तो उनका काम आसान बनाने का, आसान मतलब नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन। एक और चीज तुमको बताता हूँ सर, एक आंसर है जो मेरे को है ना इतना अच्छा से आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ उसको छोड़ने से अच्छा मैं कुछ तो लिखता हूँ। तो देखो ऐसा जब भी आंसर आप लिखोगे तो आंसर को है ना सोच के लिखने का। सोच के क्यों? क्योंकि आप फेंकने वाले हो, क्योंकि आपको आंसर आता नहीं है तो आप कंफर्म आंसर फेंकने वाले हो। तो फेंकने का टाइम पे क्या होता है, ये सब स्टूडेंट्स लोग मेरी इस बात से मतलब सहमत रहेंगे कि सर फेंकने का टाइम पे क्या होता है, जो आंसर हमको आता है ना वो हम लोग बहुत नीट एंड क्लीन लिखते हैं, लेकिन जब हम फेंकने पे उतर आते हैं ना तो इतना गंदा लिखते हैं, इतना गंदा कि मतलब वो डॉक्टर देखेगा ना तो डॉक्टर भी जाके अपना जान 2 बार देके आएगा। तो हम लोग को है ना आंसर ऐसा फेंकने का भी रहेगा ना तो भी कैसा फेंकने का, मान नीटली फेंकने का।
एकदम नीट लिखने का, विदाउट कैंसलेशन, ऐसा नीट एंड टाइडी, ठीक है। उसके बाद तुम सेकंड पॉइंट लिखा, उसको भी एकदम नीट एंड टाइडी लिखो, एंड उसके बाद तुम थर्ड पॉइंट में उसका कंक्लूजन दो। भले ही तुम फेंका है, लेकिन आंसर कैसे लिखने का, एकदम नीट। मतलब एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि स्टार्टिंग का इसने सारा आंसर करेक्ट लिखा है, अब ये एक आंसर जो इसका लास्ट है शायद इसने ये भी करेक्ट लिखा रहेगा। अभी वो एग्जामिनर बैठ के तुम्हारा एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट इतना नहीं चेक करते, वो लोग ऐसे ऊपर ऊपर से देखते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस रहता है, तो आंसर देख के वो पता कर सकते हैं कि तुम्हारा राइट है कि रॉन्ग है। तो अगर तुम आंसर फेंक भी रहे हो, तो आंसर कैसे फेंकने का, नीटली फेंकने का। नहीं तो एक एक लोग क्या करता है, बहुत गंदा लिखते हैं, बहुत गंदा कैसे भी, तो एग्जामिनर देखने का टाइम ही लगता है, अरे बाबा क्या लिखा है इसने, इसको क्या चेक करूं मैं, क्या कैंसलेशन, हर जगह पे आंसर काट रहा है। तो आंसर एकदम नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन। अभी सपोज सर मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा डिस्टिंग्विश बिटवीन है। सपोज मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख रहा हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बारे में, या मैं डिस्टिंग्विश लिख रहा हूँ इंडिया एंड ब्राजील के बारे में। सपोज मैं लिख रहा हूँ इंडिया एंड ब्राजील के बारे में, ठीक है, बी। तो अभी मैं कैसे लिखता हूँ, देखो सपोज मैंने इंडिया का यहाँ पर ऐसे पॉइंट लिखा जो मेरा 3 लाइन में खत्म हुआ, फिर मैं ब्राजील का पॉइंट 1 लिखा जो मेरा है ना 5 लाइन में खत्म हुआ। तो जब आप सेकेंड पॉइंट लिखोगे, तो वो सेकेंड पॉइंट आपका कहाँ आना चाहिए मन में, यहाँ पर, इसके सामने सामने। तो ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आएगा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर जब थर्ड पॉइंट आएगा, तो थर्ड पॉइंट भी कैसे आना चाहिए, सामने सामने। तुमको समझ में आया क्या सामने सामने में क्या बोल रहा हूँ। ये जो यहाँ पर 2-3 लाइन छूट जाएगा वो छूटने दो, जहां पर तुम्हारा लाइंस खत्म होता है उसके बाद आप लोग ये पॉइंट ऐसा सामने सामने आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर ये 2 मेरा यहाँ पर 7th लाइन में आता है, तो यहाँ पर भी जो पॉइंट 2 है वो 7th लाइन में ही आएगा। यहाँ पर अगर ये मेरा 12th लाइन में आता है, तो ये थर्ड भी मेरा 12th लाइन में आएगा, सामने सामने आना चाहिए। वरना बहुत लोग ये आंसर्स कैसे लिखते हैं, अगर मैं इंडिया एंड ब्राजील के बारे में लिख रहा हूँ, ये है मेरा इंडिया, ये है मेरा ब्राजील, तो यहाँ पर मैंने इंडिया का 3 लाइन में लिखा, यहाँ पर जो मेरा ब्राजील का फर्स्ट पॉइंट है वो बड़ा था, तो ये यहाँ तक गया। तो बहुत लोग है ना सेकंड पॉइंट इधर स्टार्ट करते हैं, एंड इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। तो देखो ऊपर नीचे हो गया, दिख रहा है तुमको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो अगर तुम लोग ये गलती अभी तक कर रहे हो, तो ये गलती को अवॉइड करने का, ये जो पॉइंट 2 है इसके सामने ये पॉइंट 2 आएगा। सर यहाँ पर 4-5 लाइन जा रहा है, अरे जाने दो, उसमें कोई गम नहीं। तो यहाँ पर आराम से लिखने का आंसर 1 एंड ये आंसर को कंटिन्यू करने का। याद रखो अगर तुमने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 लिखने भूल गया, तो तुमको डायरेक्ट 0 मिलेगा। फिर तुमने उसके अंदर कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो, तुमको स्ट्रेट 0 मिलेगा, बिकॉज तुमने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा। ये सबसे बड़ा गलती है एंड सबसे बुरा लगने वाला गलती है कि यार मैंने ये ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये मिस्टेक कभी भी नहीं करने का, एंड जितना हो सके ये ऑर्डर फॉलो करने का, जंप नहीं करने का कि सर मैं थर्ड वाला क्वेश्चन पहले करता हूँ, फिर मैं सेकंड वाला करूंगा, फिर उसके बाद मैं फर्स्ट वाला करूंगा। मत, ऐसा मत करो, ठीक है। लाइन से ही लिखो, लाइन से लिखो, तुम्हारा साल भर का मेहनत है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड एग्जाम में क्या रहता है मन में, कि आप कितना शांति से पेपर लिखते हो। शांति से मतलब देखो आपका बोर्ड एग्जाम रहता है लैंग्वेज पेपर में 3 आवर्स का, एंड उसके बाद जो तुम्हारा नॉर्मल दूसरा पेपर रहता है सोशल स्टडी, साइंस एंड मैथमेटिक्स, वो होता है 2 आवर्स का। मतलब साल भर जो तुमने 365 डेज, जबकि अभी कोरोना सिचुएशन के हिसाब से उससे ज्यादा जो भी तुमने मेहनत किया है, जो भी तुमने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया है, इधर उधर से पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, 365 डेज का तुम्हारा पूरा मेहनत वो 2 घंटे में आ जाता है। तो अभी अगर तुम जाके वो 2 घंटे में बोला कि वो 2 घंटे में मैं ब्लैंक हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया, तो इट्स नॉट वर्थ इट कि तुमने 365 डेज का मेहनत जाके उधर पानी में डाल के आ गया। तो याद रखो वो 2 घंटा, ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जो भी हो जाए मेरा पेपर अच्छा ही जाने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ स्टडीज। सर मैंने ना 2 लेसन छोड़ दिया, ओमिट किया है। पहली बात तो आपको सारा लेसन पढ़ना चाहिए। अगर आप कोई लेसन ओमिट करते भी हो, ठीक है, नहीं करना चाहिए, मेरा तो बोलना है कि नहीं करना चाहिए, सब पढ़ो, बहुत टाइम है हमारे पास। लेकिन फिर भी तुमने अगर ओमिट किया है, तो एग्जाम के दिन पे उस लेसन के बारे में ही नहीं सोचते बैठने का कि मैंने वो छोड़ दिया है, वही एग्जाम में आया तो मैं क्या करूंगा, अगर वही आया तो मैं क्या करूंगा। अगर तुम वही सोचते बैठोगे ना, तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में एकदम कूल रहने का। देखो जैसे अभी तुम्हारा जो रिमेनिंग पीरियड है, अभी तुम घर पे हो, तो तुमको एक सिंपल से एक टाइम टेबल में बना के देता हूँ, अगर तुम्हें फॉलो कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात है। मेरे हिसाब से जबकि हमारा बोर्ड एग्जाम का भी डेट डिक्लेयर हो गया है कि अप्रैल से हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है,
अप्रैल मई में स्टार्ट होने वाला है, तो वी आर लेफ्ट विथ अराउंड 2 मंथ्स, मतलब एक अराउंड 60 डेज के आसपास हमारे पास है। तो मेरे टाइम टेबल के हिसाब से यू शुड गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। 6 AM को तुम्हारा स्टडी स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 5:50 ऐसा उठने का। 6 AM to 8:30 AM यू कैन स्टडी। आराम से स्टडी करने का, कोई भी थियरी सब्जेक्ट तुम स्टडी कर सकते हो जो तुम्हारा थोड़ा कमजोर है। एग्जाम्पल, सर मेरा हिस्ट्री अच्छा नहीं है, या मेरा ज्योग्राफी अच्छा नहीं है, या मेरा साइंस अच्छा नहीं है, तो सुबह उठ उठ के दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, 6 AM to 8:30 AM यू कैन स्टडी। फिर उसके बाद आप 1 आवर का ब्रेक ले सकते हो। फिर 9:30 to 12:30 आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब मैथ कर सकते हो आप, साइंस का सम प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ज्योग्राफी का जो मैप मार्किंग है, ज्योग्राफी का मैप मार्किंग प्रैक्टिस कर सकते हो आप, या फिर हिंदी इंग्लिश वगैरह कुछ रहेगा वो रिवाइज कर सकते हो, डिपेंडिंग तुम्हारा चॉइस कि तुम्हारा क्या बाकी है, कितना बाकी है। फिर उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, एंड बाद में चाहिए तो यू कैन स्लीप फॉर 2 आवर्स। 2 to 4 में सो गया सर। फिर 4:30 to 6:30 फिर आप थोड़ा स्टडी कर सकते हो। सब्जेक्ट यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग्स। फिर उसके बाद अगर आप मतलब बहुत थक गए तो यू कैन गो फॉर अ स्मॉल वॉक। स्मॉल वॉक मतलब एक 30-40 मिनट का वॉक कर सकते हो, या फिर आप गाना सुन सकते हो, जो भी आपको करना है। एंड उसके बाद फाइनल आवर ऑफ स्टडी तुम कर सकते हो 7:30 to 10। तो ये फाइनल आवर ऑफ स्टडी तुम कर लोगे, उसके बाद यू कैन आराम से स्लीप। देखो जितना हो सके उतना, मैक्सिमम 11 o'clock तक सो जाना चाहिए, ठीक है, 11 PM तक मैक्सिमम जागने का, उसके बाद सो जाने का। 11 PM को सो जाएगा। देखो अगर मैं ये स्टडी का पैटर्न देखता हूँ तो कितना आवर्स ऑफ स्टडी हो गया मेरा, देखो ये मॉर्निंग में हो गया 2.5 आवर, फिर उसके बाद 9:30 से लेके 12:30 यहाँ पर हो गया मेरा 3 आवर्स का स्टडी, यहाँ पर स्टडी हो गया मेरा 2 आवर्स का, एंड यहाँ पर फिर हो गया मेरा 2.5 आवर का स्टडी। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो 2.5 आवर इज 5, 3 + 2 इज 5, तो टोटल 10 आवर्स का स्टडी मैं डेली कर रहा हूँ। तो अगर ये 10 आवर्स का डेली स्टडी तुम करेगा तो तुम्हारा 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, 100% तुम्हारा 90 स्कोर आना ही आना है, ठीक है। और ऊपर से तुम लोग का पोर्शन वो लोग ने इतना रिड्यूस किया है कि कुछ बचा ही नहीं है अभी, मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन है एंड वो मालूम है कि यही एग्जाम में आएगा। उसको प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में कर सकता है उतना प्रैक्टिस करो। तो इसलिए मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स का 3 आवर्स तुमको देके रखा है। 3 आवर्स मैथमेटिक्स, साइंस का सम, ज्योग्राफी का मैप मार्किंग, ये सब चीज तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जो लास्ट 2.5 आवर है इसमें तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने का। और याद रखो कभी भी ये मत खुद को बोलना कि मेरा सब हो गया। एग्जाम तक कभी सब नहीं होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा डेफिनेटली बाकी रहेगा। अगर तुमको ऐसा लगता है कि सर मेरे को ये आंसर बहुत अच्छा से आता है, तो एक बार वो आंसर को है ना मतलब पढ़ो, फिर बुक को साइड में रखो एंड वो आंसर को लिखो। वो आंसर को पूरा बिना देख के लिखो, फिर देखो तुमने उसमें कौन सा वर्ड मिस किया है। अगर तुमको लग रहा है सर ये 4-5 वर्ड है ना मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो वो 4-5 वर्ड को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, वो आंसर फिर से लिखो, एंड देखो कि तुम वो 4-5 वर्ड वो आंसर के अंदर लिख रहे हो कि नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो स्पेलिंग के ऊपर वर्क करो। अभी जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश हो गया तो उसमें हमारे पास ग्रामर टॉपिक्स है, नोट्स के पीछे ग्रामर टॉपिक होंगे, ऑनलाइन ग्रामर टॉपिक मिलेंगे, तो नोट्स के पीछे जो भी तुम्हारे पास नोट्स अवेलेबल है वो नोट्स के पीछे ग्रामर टॉपिक जाओ, उसको रिवाइज करो। लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग पढ़ो, देखो लेटर राइटिंग में कैसे लेटर राइटिंग लिखना है, एड्रेस कहाँ लिखना है, तो ये सब चीज का प्रैक्टिस करो। होता क्या है कि हम लोग है ना प्रैक्टिस नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में जाके लेटर राइटिंग फर्स्ट टाइम लिखते हैं, तो उस टाइम है ना हम लोग अपना एड्रेस लिखने का टाइम भी कंफ्यूज होते हैं, या अपना एड्रेस लिखने का टाइम में उसमें कैंसलेशन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है हम लोग को है ना उधर एडजस्टमेंट नहीं मालूम पड़ता है कि मेरा ये एड्रेस के लिए मेरे को कितना जगह लगेगा एंड कितना जगह छोड़ के मेरे को लिखना है। तो उसका तुमको प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, इतना खाली देखो मेरा इतना मेन एम ये है कि जो भी तुम एग्जाम में जाके पेपर लिखेगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एग्जाम में जाके उसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, उसका तुम्हारा कम से कम 3 या 4 प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। लेटर राइटिंग है तो सर 3-4 बार मैंने लेटर राइटिंग ऑलरेडी घर पे प्रैक्टिस किया है, अब बोर्ड एग्जाम में या मेरा स्कूल का प्रीलियम एग्जाम में, कॉलेज का प्रीलियम एग्जाम में अगर मैं लेटर राइटिंग लिख रहा हूँ तो ये लेटर राइटिंग मैं 5th या 6th टाइम लिख रहा हूँ, तो आई एम टोटली रेडी विथ माई लेटर राइटिंग स्किल्स। तो ये तुम्हारा प्लान होना चाहिए। अगर तुम फर्स्ट टाइम जाके लिखोगे तो डेफिनेटली तुम गलती करोगे। देखो होता क्या है बोर्ड एग्जाम में जाता है ना जब स्टूडेंट लोग, तभी वो लोग है ना कुछ ज्यादा ही कॉशन रहता है, उन लोग को बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि नहीं नहीं मेरे से गलती नहीं होना चाहिए, एक एक वर्ड वो लोग एकदम रंगोली जैसा लिखने लगता है उधर, एकदम सुंदर हैंड राइटिंग, जो मतलब साल भर कभी किया नहीं वो अचानक जाके सुंदर हैंड राइटिंग वो लोग का बोर्ड एग्जाम में निकलता है, एंड उसके वजह से आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है।
तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपका बोर्ड का पेपर आपको किधर भी अवेलेबल होता है स्टेशनरी शॉप में, वो पेपर लो, वही पेन सिलेक्ट करो जो तुम बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हो, एंड तुम्हारा स्कूल का प्रीलियम, क्लासेस के एग्जाम्स या जो भी तुम खुद से भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उसी पेपर में लिखो। और हमेशा हमेशा पेपर होने के बाद आपको पेपर चेक करना चाहिए, हमेशा चेक करना चाहिए, मिनिमम 2 to 3 times। मैं आपको बोलता हूँ, आप जब ये पेपर चेक करोगे ना, आपको 100% आपका मिस्टेक दिखाई देगा, 100%। ठीक है, मैं अपने गलती से आपको बताता हूँ कि मैंने क्या गलती किया, एंड मैं नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट लोगों गलती करे। मैंने जब 10th स्टैंडर्ड दिया था, तो हमारे 10th स्टैंडर्ड का जो एल्जेब्रा ज्योमेट्री पेपर होता था वो होता था 75 मार्क्स ईच। तो 75 मार्क्स में लास्ट का 15 मार्क्स का है ना, तभी ग्रुप सी ग्रुप डी सम हुआ करता था। जो तुम्हारा हॉट्स है ना अभी, उसको ग्रुप सी ग्रुप डी सम बोलते थे। ऐसा अलग अलग ग्रुप था, ग्रुप ए बी सी एंड डी। सी एंड डी मतलब डिफिकल्ट सम, ए एंड बी मतलब सिंपल सिंपल सम। तो उसमें हमारा लास्ट 30 मार्क्स का कैसे रहता था, फर्स्ट 15 मार्क्स टेक्सचुअल डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट 15 मार्क्स बार का डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब देयर विल बी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। तो मैंने क्या किया था, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, तो मैंने मैथमेटिक्स के लिए एडिशनल बुक्स खरीदे थे मार्केट से, एंड मैंने एक्स्ट्रा सम्स बहुत सारे पढ़े थे। मतलब ये जो 15 मार्क का 3 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना था, वो 3 क्वेश्चन के लिए नहीं बोले तो भी मैंने कम से कम 100 सम्स पढ़े होंगे, आराम से 100 सम्स। तो 100 सम्स जो था वो मैंने कम से कम 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस किया रहेगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के साथ मैं बोर्ड एग्जाम में गया था। एल्जिब्रा का पेपर आया, ये जो मैंने 100 सम पढ़े थे उसमें मैंने कुछ एक 20 सम्स के आसपास मेरे फेवरेट सम जैसे मार्क करके रखे थे स्टार। और मानो आप मेरी बात, वो स्टार मार्क किया हुआ सम में से ना एक सम बोर्ड एग्जाम में मेरे आंखों के सामने आ गया, और वो एक सम आ गया, मैं बहुत खुश हुआ देख के। मेरे को मालूम पड़ा यस यही मेरा सम है, यही मेरे को करना है। मैंने क्या किया, वो सम मैंने फुल सॉल्व किया। लास्ट में उसमें पेट्रोल का वैल्यू था, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, तो उसमें था 17 into 20। तो मेरा आंसर आना चाहिए था 340, और मैंने मैंने गलती से वहां लिख दिया था 360। ठीक है, और हुआ क्या ये बात, ये मैंने पूरा, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब एक करीबन 1.5 2 पेज का सम था, मैंने पूरा बराबर सॉल्व किया था। एंड ये ऐसा था कि 17 लीटर पेट्रोल ₹20 ईच। अभी 20 तो खाली सम में हो सकता है, अभी तो पेट्रोल 20 रुपए में नहीं मिलता आपको। तो ये सम था। मैंने क्या किया मालूम है, मैंने पूरा मेरा एल्जिब्रा पेपर चेक किया, पूरा पेपर चेक किया, और ये सम जब आया ना मैंने उसको छोड़ दिया। बोला मैं इसको चेक नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैंने बहुत बार पढ़ा है। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा गलती कभी नहीं करने का। और मैंने ये सम ऐसे ही छोड़ा, एंड उसके बाद मैं आगे का सम चेक करने का। फिर पेपर खत्म हुआ तो मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं साथ में बैठ के स्टडी करता था, तो मैंने उसको बोला अरे उसका आंसर 360 आता ना, तो उसने बोला अरे नहीं उसका आंसर 340 आना चाहिए। मैं बोला क्या बोल रहा तू, फिर बाद में मैंने देखा, मैं बोला अरे 17 into 20 में 360 कर दिया। तो ये जो बात का दुख है ना, मेरे को आज भी है। देखो आज मेरे को, आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो आज मेरे को ना इस बात का दुख नहीं होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड मतलब 2005 का बात है। 2005 में जो गलती किया था वो मेरे को आज भी याद है, कि मैंने वो 17 into 20 में 360 लिख के आया, जबकि मेरे को वो 340 लिखना चाहिए था। तो ऐसा गलती नहीं करने का। वो दिन है ना मेरे को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैंने सोचा था, ऐसा मेरा प्लान था कि मैं मैथमेटिक्स में फुल मारूंगा, मतलब 150 into 150 मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये गलती हो गया, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तो ये जो गलती है ये आप लोग मत करना। अभी आपको सुनने का टाइम में शायद वो फील नहीं आता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इमेजिन करो कि आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो, जो सम आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया, वहां पर जाके आपका ये बेवकूफी जो मैंने किया ये तुम लोग नहीं करने का। तो मिनिमम एवरी पेपर 2 to 3 टाइम्स चेक करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट एग्जाम में जाके हमेशा करते हैं वो है कॉपी। ठीक है, तो ये जो कॉपी मारने का चक्कर है ना, ये मत किया करो, कॉपी नहीं मारने का। तुम बोले सर कुछ नहीं आता रहेगा, तो अरे नहीं आता तो अभी वक्त है ना तुम्हारे पास, तो अभी पढ़ लो ना, तुमको कॉपी क्यों मारना है। तो कॉपी नहीं मारने का। कॉपी मारने से क्या होता है, ये मैक्सिमम टाइम ऐसा तुम नोटिस करो कि सर हमने फिल इन द ब्लैंक्स में ना एक आंसर लिखा था, फिर मैंने मेरा दोस्त को पूछा, वो दोस्त ने मुझे दूसरा आंसर बताया, तो मैंने कट करके दूसरा आंसर लिखा। फिर बाहर आके मुझे पता चला कि जो मैंने आंसर पहले लिखा था ना वही मेरा आंसर करेक्ट था। ऐसे बहुत बार होता है स्टूडेंट्स के साथ, तुम लोग भी मेरी बात मानते होंगे, बहुत बार होता है। तो ये नहीं करने का, तुमने जितना पढ़ा है उतना जाके लिखो। क्यों सर कॉपी नहीं मारने का, क्योंकि अगर सपोज आप लोग कॉपी मार रहे हो एंड तुमको सामने तुम्हारा सुपरवाइजर ने पकड़ लिया, सुपरवाइजर ने पकड़ लिया, तो तुम खत्म। तो तुमको वो लोग लेके जाएंगे प्रिंसिपल के पास, फिर वहां पर तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाए जाएंगे, फिर ज्यादा हो गया तो तुमको पुलिस वाले पकड़ के लेके जाएंगे। ये सब सर दर्द तुमको 2 घंटे के लिए चाहिए क्या।
तो क्यों करना है तुमको कॉपी? तो ये कॉपी करना ही नहीं है, हमारा पेपर हमारे सामने आता है। जनरली क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, आपका 2 आवर्स के पेपर में ना फर्स्ट 15 मिनट वो लोग आपको क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, जिसमें तुम लोग है ना क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हो। तो रीड करने का, प्लान करने का कि मुझे ये आंसर लिखना है, यही आंसर मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो तुम्हारा प्लानिंग रेडी रहता है। फिर जैसा आंसर शीट हाथ में आया, मैंने तुमको बताया था साइड में लाइन मारने का, वो लाइन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, पतला स्लिम लाइन। स्लिम लाइन मतलब जिसमें तुम लोग है ना पॉइंट लिख सकते हो, देखो ऐसा पतला लाइन, पतला पतला 2 लाइन मारने का, उसके बीच में तुम्हारा आंसर लिखने का, जो भी तुमको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करने का विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, नो फ्री हैंड ड्रॉइंग्स। अगर तुम ये सब चीज ध्यान में रखते हुए तुम्हारा पेपर लिखोगे तो तुम्हारा मार्क्स आना ही आना है, किधर भी नहीं जाएगा तुम लोग का मार्क्स। तो ये सब चीज ध्यान रखना, पेपर हमेशा 2 से 3 बार चेक करने का एंड बिंदास लिखने का पेपर, ठीक है। एग्जामिनेशन में जाने का टाइम पे ये सोचते नहीं बैठने का कि ये आएगा क्या। जनरली होता है एग्जाम में तुम जाएगा ना तो तुम्हारा दोस्त आएगा, आके बोलेगा ये आंसर पढ़ा क्या तू, ये एग्जाम में आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आंसर हम पढ़ते रहते हैं वो छोड़ते हैं और दोस्त ने जो बोला वो पढ़ाई करने चालू करते हैं। फिर दूसरा दोस्त आके बोलेगा हमारे टीचर ने बोला ये आने ही वाला है, ये पढ़ो। फिर तुम वो पढ़ने शुरू करते हैं। तो एंड में क्या होता है, तुम जो आंसर पढ़ रहा था वो भी नहीं हुआ, पहला दोस्त जो बोल रहा था वो भी नहीं हुआ, दूसरा दोस्त जो बोला वो भी नहीं हुआ, फिर तुम अंडर प्रेशर रहते। तो एग्जाम के टाइम पे जितना होता है घर पे पढ़ो, और एग्जाम हॉल जाने का टाइम पे मेरा तो आदत था, मैं ना बुक्स नहीं लेके जाता था, सिर्फ राइटिंग पैड एंड थोड़ा से चॉकलेट्स, जो मिंटोस मेरा फेवरेट था, तो थोड़ा सा चॉकलेट में जेब में रख के लेके जाता था, और वहां पर पेपर लिखते लिखते खाते खाते लिखता था। अभी तुम बोले अरे सर मिंटोस खाने से अलाउ करते हैं क्या? करते हैं। तुम नॉर्मली खाएगा तो करते हैं, अभी तुम आवाज निकाल के खाएगा, मतलब उसका पैकेट ऐसा टप टुप करके फोड़ के खाएगा तो तुमको टीचर चिल्लाएगा। लेकिन अगर तुम नॉर्मली खाएगा तो लोग कुछ नहीं बोलते, अगर बोलेंगे तो भी बोलने का मैडम स्ट्रेस है, रात भर मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है, तो प्लीज मैं खा सकता हूँ क्या, तो लोग कुछ नहीं बोलते। तो आप आराम से वो खाते खाते पेपर लिखो, एकदम रिलैक्स रहने का, पेपर आराम से बहुत अच्छा जाता है। वो टोटली डिपेंड करता है कि उस दिन तुम अपना कैसा माइंडसेट लेके जाता है। तुम एकदम गड़बड़ गड़बड़ में पेपर लिखेगा तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो बस ये सब चीजों का ध्यान रखने का। तो इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं तो हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले जो भी मेरा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से रीड करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से, पूछा क्या है, तुम लिख क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को मैं करेक्टली लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर करेक्टली लिखूंगा। एवरी आंसर का तुम क्या लिखोगे, यू विल राइट अ कंक्लूजन। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जो भी तुमको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम करेंगे अंडरलाइन। पूरा आंसर को अंडरलाइन नहीं करने का। फिफ्थ, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स का जो आंसर रहेगा या तो आप उसको अंडरलाइन करो या तो तुम उसको बॉक्स डाल दो। एंड ये बॉक्स एंड अंडरलाइन करना रहेगा। अगर आप पेन से भी कर रहे हो तो हो सके तो स्केल एंड पेन यूज करो, या हो सके तो स्केल एंड पेंसिल यूज करो। 6 पॉइंट, अगर तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक गलत होता है तो पूरा सेंटेंस को कट करने का एंड उसको वापस लिखने का। सुन रहे हो क्या मेरी बात? हाँ। तो ये सारे पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। अगर मैं सर साइंस का कोई आंसर अटेम्प्ट कर रहा हूँ एंड उस आंसर के साथ देयर इज अ डायग्राम, ठीक है, एक डायग्राम है, तो डायग्राम हमेशा बनाओ। ज्योग्राफी का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, आप ज्योग्राफी का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो एंड सपोज उसमें कोई एक डायग्राम आता है तो डायग्राम बनाओ। देखो एक स्टेंसिल आता है, जैसे ये इंडिया का ये तो पूरा मैप है, अंदर का भी मार्किंग दिया हुआ है, एक आउटलाइन आता है, वो आउटलाइन आप लेके जाओ। वो आउटलाइन लेके जाने का, मार्क करने का, अभी सपोज मेरे को ये तमिलनाडु का चेन्नई मार्क करना है, तो ये तमिलनाडु में रेफली बनाऊंगा एंड यहाँ पर चेन्नई लिखूंगा। चेन्नई का शॉर्टकट देखो, ये तुमको किसी ने बताया नहीं रहेगा, अभी तुमको आइडिया तो रहेगा कि ये जो मेरा चेन्नई है, ये तमिलनाडु, देखो एक लड़की का चेहरा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु एक लड़की का चेहरा है, ध्यान है क्या सबका? हेलो। तो ये एक लड़की का चेहरा है ना, लड़की का माथे का बिंदी इज योर चेन्नई। ये एक छोटा मैप मार्किंग शॉर्टकट जो आप हमेशा के लिए याद कर सकते हो। ये देखो ये श्रीलंका के ऊपर उल्टी कर रही है, जस्ट ऐसे कॉमेडी, ठीक है। तो ये जो मैप मार्किंग है ऐसे आप करोगे तो आपका स्कोर उसमें आना ही आना है। बस ये सब चीजों का ध्यान दो। याद रखो 40 मार्क्स का पेपर में एवरी 1 मार्क आई हैव 3 मिनट्स, एंड 80 मार्क का पेपर में फॉर एवरी 1 मार्क कितना मिनट रहेगा मेरे पास? 80 मार्क का पेपर कितने मिनट का रहता है? कितने घंटे का पेपर रहता है? ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर रहता है। 3 घंटे का पेपर मतलब कितना मिनट हो गया? हाँ, तो अगर मेरा 80 मार्क्स का पेपर आता है तो एवरी 1 मार्क के लिए मेरे पास अराउंड 2 मिनट 25 सेकेंड्स रहता है,
ठीक है, तो ये प्लानिंग के साथ हमको पेपर लिखना है। रीड योर क्वेश्चंस प्रॉपरली, बराबर से देखो कि क्वेश्चन में तुम क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्या, पेपर चेक करो, पेपर चेक करो कम से कम 2 to 3 टाइम्स। ये हैबिट आप लोग डालो, अभी आपका आने वाला स्कूल का प्रीलियम में एंड आपका कॉलेज का प्रीलियम में, क्लासेस का एग्जाम में। फिर उसके बाद अगर कोई और गलती रहेगा तो वो गलती हम लोग सुधारेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन के लिए इतना काफी है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने जो जो बताया। अभी देखो, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज था तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये शेयर कर लूं। अगर इसमें से आपको थोड़ा भी यूज हो जाता है एग्जाम में तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ टू बी लकी, मतलब अपने आपको ब्लेस समझूंगा मैं। ठीक है, विद दैट सेड, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको लग रहा है कि आपको और भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको उसमें डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ठीक है, बाय बाय।